आप हमें जितना भी कॉकरोच बोला ना, कितना भी आप हमें कुचल देंगे, हम वापस आएंगे। हम इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, हम हर दिन यहाँ पे आएंगे। आप हमें मारिए, आप हमें पीटिए, ये हमारा देश है। कि वो एग्ज़ाम लीक हो गया, मुझसे पूछो मुझे कितना ज़्यादा मतलब अफसोस हुआ है, कितना ज़्यादा मेरा मन कर रहा था कि मैं क्या करूँ। इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। तारीख है आज 19 जुलाई। एक दिन बाद जो है लोग यहाँ से मार्च करेंगे संसद की तरफ। कल सोनम वांगचुक को सुबह यहाँ से 7 बजे पुलिस ने सादी वर्दी में सफ़ेद चादर में लपेट के उठा लिया था। उसके बाद से ये एक मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो गया है, भीड़ लगातार बढ़ रही है। मैं कुर्सी के ऊपर खड़ा हूँ, मैं आपको यहाँ से अपना आंखों देखा नज़ारा बताता हूँ। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। कल रात को भी मैं यहाँ था, कल रात को भी भीड़ कम नहीं हो रही थी। हालांकि लेट नाइट भीड़ थोड़ी ज़रूर कम हुई, लेकिन सुबह तड़के फिर भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग हैं, मैं अभी इनसे बात करूँगा, समझूंगा कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कल का क्या तैयारी है, और ये जो जोश मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ मैं नीचे आ जाता हूँ, मेरे साथ एक साथी है। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। अच्छा, कब आए प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में मैं 2-3 दिन से लगातार आ रहा हूँ। तो कैसे देख रहे हैं इस सबको, इस एनर्जी को? इस एनर्जी को मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, और मैं इस बात से भी बहुत प्रसन्न हूँ कि अब ये बात केवल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी तक नहीं रह गई है, ये बात अब मोदी जी तक चली गई है। अभिजीत दीपके ने तो कह दिया अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। तो इस बात से मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी आंसरेबिलिटी इस युवा को होनी चाहिए, जिन्होंने इस अपनी इतनी मेहनत करके अपनी जान तक दे दी, ठीक है, इस नीट के कारण। तो किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए, किसी चीज़ की तो जवाबदेही होनी चाहिए। क्या लगता है कि कल का जो मार्च है, क्या ये भीड़ कल उस वक्त उतनी रहेगी? मुझे लगता है कि ये भीड़ और बढ़ जाएगी, और मैं सारे देश के युवा से, खासतौर पे दिल्ली के युवा से कहना चाहूँगा कि डरे नहीं सरकार से। डरने से कुछ नहीं होगा, सड़क पे आपको आना पड़ेगा, और जो संसद के अंदर सोती हुई सरकार है उसको जगाना पड़ेगा। संसद में मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। उम्मीद है सांसदों से कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे वहाँ। इसमें मैं बात करने के लिए मेरे साथ एक साथी है। क्या नाम है आपका? एंजल। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही। क्या करती है? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। प्रोटेस्ट में कब से आ रही हैं आप? ये मेरा पहला दिन है यहाँ पे कि मैं आई हूँ। हाँ तो आप प्रोटेस्ट को ऑनलाइन फॉलो कर रही थी? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे देखा था, ट्विटर पे भी सब लोग बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी जुड़ूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं सब लोग। कैसे देख रही हैं आप इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस मोटिव को? व्हाट आर योर ओपिनियंस? आपका क्या व्यू? मेरे को ये लगता है कि बहुत समय से लोग ये परेशानी से झेल रहे हैं, और अब झेल झेल के थक गए हैं, और जो भी आवाज़ उठा रहा है वो हमारे साथ है, और वो सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है। हमें इस देश को आज़ाद करना है। ये सारी चीज़ों से, ये पेपर लीक से, इस सरकार से जो हमारी आवाज़ ही नहीं सुनती है, अब हम नहीं दबेंगे। अब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और हम सही चीज़ के लिए बोलेंगे। कल सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, वो अभी तक सफदरजंग अस्पताल में एडमिट है। उनके बारे में मतलब उनको आप कैसे देखते हैं, उनके हंगर स्ट्राइक को? पिछले 20 दिन से वो आप लोग। सोनम सर हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और जो उनके साथ हुआ बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ उनके साथ हुई है। उनकी राइट्स वायलेट हुई है। मैं खुद स्टूडेंट नर्स हूँ, तो मेरे को पता है कि आप अस्पताल में बिना पेशेंट की इजाज़त के आप उन्हें नहीं रख सकते हैं। जो उन्हें रखा गया है, वो सरकार का ये पूरा युद्ध है कि ये जो प्रोटेस्ट है उसका जो मोमेंटम है वो रोकने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। आप हमें जितना भी कॉकरोच बोला ना, कितना भी आप हमें कुचल देंगे, हम वापस आएंगे। हम इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, हम हर दिन यहाँ पे आएंगे। आप हमें मारिए, आप हमें पीटिए, ये हमारा देश है, हम इसका फ्यूचर है, और हम यहाँ खड़े रहेंगे। आप जो करना है करिए। कल मार्च है यहाँ से संसद तक का, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? हाँ जी, हम आएंगे यहाँ पे, अपने देश के लिए हम लड़ेंगे, और हम दिखा देंगे कि हम सब एक हैं। बिल्कुल, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति का अधिकार होता है अपनी बात रखने का। तो एक हम कल की डेट में मैं बताना चाहूँगा, कल मंडे है, तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा जो भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ बैंक में, लेकिन मैं भी छुट्टी लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ अगर आप अपने देश को बदलना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपने युवाओं को, जो भी आपके बच्चे होंगे, तो उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, प्लीज़ अपने उनके लिए कुछ आगे के लिए और अच्छा सोचना चाहते हैं, तो प्लीज़ कल आप ज़रूर आइए हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट में। हम संसद तक जाएंगे। तो और एक बात और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ धर्मेंद्र प्रधान जी, आपने जो पेपर लीक किए हैं, तो आपका नाम तो हमने चेंज कर दिया लीक प्रधान जी,
तो लीग प्रधान जी आप प्लीज़ आप अपना रेजिग्नेशन दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो हम आपका आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है। तो प्लीज़, और पीएम मोदी जो आपके डिसीजन मेकर हैं, जो हमारे जो मोदी जी पूरे इंडिया के जो डिसीजन मेकर तो वही है ना, लीडर हैं। तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगा, आज तक आपने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस तक नहीं करी। पूरे वर्ल्ड के एक ऐसे लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी जी, आज तक उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस तक नहीं करी। तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आपकी सरकार 22 राज्यों में ज़रूर है, लेकिन कई राज्यों में आपके जो सीएम हैं वो कई 10th फेल हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, बिहार में जो सम्राट चौधरी वो 10th फेल हैं। सोचो ऐसे अगर आप बिहार से आते हैं? नहीं, मैं एमपी से आता हूँ। एमपी में लगातार 25 साल से बीजेपी की सरकार है, और एमपी में अभी आपको पता होगा कि राम मंदिर तो लूटा, लेकिन इन्होंने महाकाल को भी नहीं छोड़ा। मोहन यादव जी यहाँ के वो हैं चीफ मिनिस्टर हैं एमपी के, तो उन्होंने महाकाल तक को लूट लिया। सोचो। तो कम टू द पॉइंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्लीज़ आप अपना रिजाइन दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ हम एक कॉकरोच हैं, कॉकरोच की तरह हैं, तो हम हर दिन आपके छाती पर खड़े रहेंगे। आपको रिजाइन देना ही पड़ेगा। तो प्लीज़। क्या नाम है आपका? बिल्कुल सही बोली। मेरा नाम सरीन है। एक सेकंड। क्या नाम है? मेरा नाम सरीन है, और मैंने पहले नेट को 2 बार एग्ज़ाम दे चुका है, और वे दोनों एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं। तो मैं इस दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ। आप नीट एस्पिरेंट हैं? हाँ जी, मैं नेट की हाँ जी, वो भी एग्ज़ाम लीक हो चुका है, और मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करके वो एग्ज़ाम दिया था। और जब मुझे पता चला है कि वो एग्ज़ाम लीक हो गया है, मुझसे पूछो मुझे कितना ज़्यादा मतलब अफसोस हुआ है, कितना ज़्यादा मेरा मन कर रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कितनी मेहनत करके वो एग्ज़ाम दिया था ताकि मैं एक प्रोफेसर बन सकूं, एक प्रोफेसर लिटरेचर बन सकूं, लेकिन वो बाद में मुझे पता चलता है कि वो एग्ज़ाम लीक हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कितना खोखला हो चुका है, कितना भ्रष्ट हो चुका है। आज हम एक एजुकेशन मिनिस्टर से उनसे जवाब मांग रहे हैं कि ये एग्ज़ाम लीक क्यों हो रहे हैं, वो इस पर जवाब दे नहीं है, और ऊपर से यहाँ से सोनम वांगचुक सर को डिटेन कर लिया है। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है, और सबसे ज़्यादा ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हमें ही हमारा अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए दुख का विषय है। हमने ही इन लोगों को एज अपना प्राइम मिनिस्टर, एज अपना एजुकेशन मिनिस्टर चुना है, और ये हमें ही ऐसे डिटेन कर रहे हैं, हम यहाँ से हटा रहे हैं। सोनम वांगचुक सर पिछले 22 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, और इन लोगों को इन्होंने कितना किया है हम जैसे लोगों के लिए, लद्दाख के लिए, ये हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे आर्मी मैन सबके लिए किया है, लेकिन वो फिर भी हमारी बात नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमने उन्हें चुना है, उन्होंने हमें नहीं चुना है, जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं बस प्राइम मिनिस्टर मोदी से यही कहना चाहूँगी, तो हमारी बात सुने और हमारी बात को समझे, और धर्मेंद्र प्रधान को कहा जाए कि वो इस्तीफा दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहीं पे डटे रहेंगे। और थैंक यू। एक सांस में आपने सारी बात अपनी कह दी। मैं समझ रहा हूँ कि जो बच्चे, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए। यस सर। बिल्कुल, जवान सारे जो हैं, जवान जैसे इस बिटिया ने बोला, और मैं और एक भाई ने भी बोला जो एमपी से आए हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के आप लीडर हैं, और आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। मेरे पिताजी की भी जवाबदेही है मुझे, मैं उनसे भी सवाल कर सकता हूँ। और जो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों के बारे में नहीं बोल सकते, हम किस लिए? ये देश का फ्यूचर है, हम लोग देश का फ्यूचर है। ये आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप हमसे आगे मिलिए। अगर नहीं मिल सकते तो कृपया आप हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को समझे, और उस पर कुछ एक्शन लीजिए, और हमारी बातों का जवाब भी दीजिए, क्योंकि हमें जवाब चाहिए। अपना मुंह थोड़ा सा खोलिए और हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और हमारी बातों का, क्योंकि स्टूडेंट ये इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि सवाल ही आगे बढ़ाते हैं देश को भी, व्यक्तिगत जीवन को भी, और उनके कैरियर में भी। अगर सवाल जिसके जीवन में नहीं है, वो आगे देश या व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। तो हमें जवाब चाहिए। और मेरी एक और इल्तजा है, मैं खुद भी पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पर हैं। अच्छा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक पेरेंट को, जो दिल्ली के अंदर खास तौर पे, कि अब सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। अपने बच्चों को आप भेजिए, और यदि आप आ सकते हैं तो आप भी यहाँ पर आइए। एक बात इसमें मैं जोड़ देता हूँ आप सबके लिए ही, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी धरने में जाना, किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना। एक आप जैसे पेरेंट है, वैसे कितने ही पेरेंट होंगे जो रोज़मर्रे के जीवन में फंसे होंगे, या जो जॉब कर रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? मतलब कितना मुश्किल होता है एक आम आदमी को प्रोटेस्ट में जोड़ना। वो आदमी समझ तो रहा है कि ज़रूरत है मेरी, वहाँ दिक्कत है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। लेकिन ये मुश्किल कुछ भी नहीं है आने वाली मुश्किल के सामने।
इतनी बड़ी मुश्किल जो है सामने हमारे खड़ी हुई है, एक राक्षस की तरह हमारे सामने खड़ी हुई है। अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो आप ये जान लीजिए कि आने वाली मुश्किलें और अधिक होंगी और बढ़ जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। हो सकता है आपके घर में जो बच्चा आज पढ़ाई और मेहनत कर रहा है वो कल को आपके पास भी ना रहे। हो सकता है वो पंखे से लटका हुआ मिले, हो सकता है वो कुछ खा ले, क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन ये बच्चे नहीं झेल सकते। इनको जवाब चाहिए और वो जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आज तक एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी की ऐसी सरकार है जो 22 दिन से एक ट्वीट तक नहीं किया। सोचो देश के अंदर मैंने तो पहली मेरे जीवन में इतना बड़ा हो गया, आज तक ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी जो 22 दिन से एक साइंटिस्ट हंगर स्ट्राइक पर है। वो आम आदमी नहीं है, उसने भारतीय सेना के लिए बहुत काम किए हैं, देश के लिए काम किया है। सोचो तो उस व्यक्ति की तो एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट कर लो। पुलिस की कार्रवाई पे सवाल तो है ही। बिल्कुल से उन्हें ले गए। बिल्कुल। हालांकि दिल्ली पुलिस का अपना तर्क है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे ये कर रहे थे, उनकी सेहत को जरूरत दिल्ली पुलिस लेकिन इसके अलावा भी हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला था। बिल्कुल इधर आ जाइए, पहले इधर आ जाइए कैमरे में। हाँ। जैसा कि अभी सर ने बोला कि क्या मिडिल क्लास, आपने क्वेश्चन किया कि मिडिल क्लास प्रोटेस्ट में आ सकता है, क्यों आएगा, कैसे आएगा? उसको पूरी तरह से इकोनॉमिकली डिस्टर्ब किया गया है। सबसे पहले आप एक चीज बताओ, अगर जब प्रति व्यक्ति ये चीज की बात करें, प्रति व्यक्ति कैपिटल इनकम की बात करें, जो बांग्लादेश 1971 में हमने आजाद कराया, वो हमसे आगे निकल गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमसे आगे निकल गया, हर चीज हमसे ले रहा है, इसके बावजूद आगे निकल रहा है। क्या कारण है? सरकार सोची समझी राजनीति के कारण केवल कैपिटलाइजेशन पे जा रही है। क्या अंग्रेज ऐसे हमारे साथ नहीं किए थे? अंग्रेज कैसे शासन किए थे? केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के ऊपर धीरे धीरे षड्यंत्र करके आपके ऊपर गुलामी का, तो वही तो आज के डेट में आपके साथ है, बस चेहरा बदल गया है। बस फर्क ये है कि वो लोग 7 समुद्र पार से आए थे और आज का समय यह है कि हमारे बीच के ये बहुत बड़े गद्दार इंसान है। अगर जो जरूरत पड़े तो इसको सबसे पहले इनिशिएटिव लेके, ये बहुत देर से हो रहा है और पहले होना चाहिए, हुआ तो बहुत समय था, लेकिन साजिश के तरह हर जगह से ये आंदोलन को दबाया गया है और आज भी वही हो रहा है। और आप बोल रहे हो कोर्ट की बात कर रहे हो, किस मामले में आप कोर्ट की बात कर रहे हो? कैसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो? कोई मैं इस देश की विरासत की बात कर रहा हूँ। तुरंत जैसे ही क्या बोलते हैं, कोर्ट जैसे ही बाहर कोर्ट से जो जज हैं जैसे रिटायर हो रहे हैं, उनको साल या 1.5 साल रख के तुरंत उनको पोस्ट ये रिटायरमेंट दे दी जा रही है। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? उनसे कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो सही जजमेंट देंगे? आप समझिए इस बात को। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के चारों स्तंभ में किस पे भरोसा कीजिएगा? मीडिया का रैंकिंग ऑटोमेटिक गिरते जा रही है। किस पे जाओगे? कहाँ अपनी बात लेकर जाओगे? एक जनता कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ? और मिडिल क्लास की बात कर रहे हो, उसको खाने पीने से फुर्सत नहीं दिया जा रहा है कि वो क्वेश्चन कहाँ करे, और क्वेश्चन करे तो 1 मिनट। ये बीजेपी की ऐसी षड्यंत्र है कि आपको समाज में गुटभेद कर दिया जा रहा है, आपको समाज से अलग थलग कर दिया जाएगा। आप अगर जो अपने दोस्त के साथ हैं, अगर जो वो बीजेपी सपोर्टर है और आप केवल अगेंस्ट बोल के दिखाइए, आपकी दोस्ती कल खत्म हो जाएगा। इस तरह की मानसिक के लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरह के समाज में एक कुरीति फैलाए हुए हैं कि आपसी मतभेद, आपसी जो समानता था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आप इस बात से एग्री कर रहे हो ना? बस यही चीजें हैं और इसीलिए ये हमारे देश की दुर्गति है। आप एजुकेशन की बात करो, क्या चीज़ एजुकेशन पे 18% से ऊपर आपका पेन कॉपी पे जो जीएसटी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस पेन की कॉस्ट 5 रुपये 2 रुपये होनी चाहिए, आज के डेट में 10 रुपये दे रहे हैं। क्या हम पेन से कोई देश का रॉकेट मिसाइल बनाने जा रहे हैं? या हम शिक्षा ही तो मांग रहे हैं? हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं। हम कहाँ जाएं? हमारी देश है, हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाएंगे ना। कैपेबिलिटी तो दिखा रहे हैं, तो भी सरकार रोक रही है कि तुम पढ़ो मत, अनपढ़ बने रहो, और अनपढ़ बनोगे तभी हमारा वोट बैंक बनोगे। और वो भी वोट बैंक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है कि अगर जो आप उनके वोटर हैं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है, अदरवाइज आपका नाम काट दिया जा रहा है सुनियोजित तरीका से। ग्राउंड रियलिटी उतर के आप देखो, यही बात है। ये नहीं चाहते हैं कि देश में लड़के पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझो अम्बेडकर बनेंगे, ठीक है। ये नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, जवाब लेंगे, ठीक है। ये चाहते हैं कि भाईचारा न बने, ठीक है। आप बताओ कि सरकार से 2014 में जब से बनी है तब से छात्र परेशान है, किसान परेशान है, सब परेशान है। फिर सेंट्रल में सरकार आ कैसे जाती है बताओ? ये लड़ाई सिस्टम के प्रति है। ये अब कल ये जो देखे थे सोनम वांगचुक को 84 में देख लीजिए, जब इनके पिताजी धरना पर बैठे हुए थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, हाँ, उन्होंने कैसे आंदोलन को तोड़वाया था, ये रिस्पेक्टली तोड़वाया था, जूस पिला करके ख़त्म करवाया था। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो समाज के प्रति दबाव पड़े। लेकिन इन्होंने जो कल रवैया किया है, तो इन्होंने क्या, ये गुंडागर्दी नहीं किया है तो क्या किया है बताओ? ये देश में जो है ना सामंतवादी व्यवस्था, समझिए ना, कहते हैं ना कि आरएसएस, देश आरएसएस के हाथ में चला गया भाई।
ये 99% समझो कि देश में डेमोक्रेसी में पत्रकार जो है ना, समझो किसके बैठे हुए हैं। पत्रकार से उम्मीद नहीं आप लगा सकते हो। यदि पत्रकार से भरोसा हट गया है ना लोगों को, तो आप देखो कि क्यों हट गया है। लोगों को विश्वास खत्म है तो क्यों खत्म है, ये कहा था। ये एक हाथ में मेरे CJP एग्जामिनेशन 2046, which organization was responsible for the downfall of India in the period of 2014 to 22? BJP, RSS, religion fundamental, all of the above. अंदर में बताना all of those. कौन है भाई, कहाँ गया? 2046। ये यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पेपर बांटा जा रहा है। ये एक अनोखा तरीका है इन लोगों का पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। ये एक यूनिक तरीका है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षक हैं उनको ऐसे ऐसे कामों में उलझा कर रखा जा रहा है कि गरीब के बच्चे को पढ़ा ना सके। गरीब का बच्चा यदि पढ़ जाएगा तो वो अपने अधिकारों को, अपने हकूक़ों की लड़ाई लड़ेगा, वो जो जान जाएगा। उसे पता है कि हर गरीब का बच्चा एक अम्बेडकर बन जाएगा। इसलिए शिक्षकों को ऐसे कामों में उलझा कर रखा गया है, उन्हें BLO बनाया गया है, उन्हें पशुओं की गिनती करवा रहे हैं, उनसे कुत्तों की गिनती करवा रहे हैं, उनसे जनगणना करवा रहे हैं। जो उनका मूल काम है पढ़ाई का, उससे उन्हें बिल्कुल अलग रखा गया है ताकि उसकी ये एक साजिश है, ये सिस्टम का प्रोपेगेंडा है। ये चाहते हैं कि देश में जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ ना पाए, और एक मिनट वो पढ़ ना पाए, वो समझ ना पाए कि इस एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है। शिक्षक को पढ़ाना नहीं दिया जा रहा है। मैं स्वयं शिक्षक हूँ, शिक्षक को अनेक कामों में उलझा कर रखा जा रहा है। आप शिक्षक हैं? मैं स्वयं शिक्षक हूँ, मैं मेरठ में पढ़ाता हूँ। अच्छा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक शिक्षक यदि 1 घंटा लेट हो जाए किसी कारण से, उसके वाहन में पंचर भी हो सकता है, उसके वाहन में कोई दिक्कत भी हो सकती है, और भी कोई समस्याएं हो सकती हैं, उसे तुरंत एब्सेंट लगा दी जाती है, उससे सवाल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, उससे जवाब लिया जाता है। मैं पूछता हूँ, जब इतना बड़ा भारत में ये पेपर लीक प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान से पूछते, क्यों नहीं उनका इस्तीफा लेते? या तो ये कहें धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, या धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी चंदा चोर, पेपर चोर, वोट चोर, नरेंद्र मोदी देश चोर। नरेंद्र मोदी से जंतर मंतर पे अपना देश लेने आए हैं, उसका इस्तीफा लेने नहीं आए, अपना देश लेने उससे आए हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप है और मैं इटावा से आया हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ MA का। कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? मैं JMB जनता महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है, जो कि हमारे औरैया जिले में स्थित है। औरैया से आए हैं, उत्तर प्रदेश औरैया। तो ये बताइए, कब से आप प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? मैं कल से आ रखा हूँ यहाँ पे। सोनम के इंसिडेंट के बाद आए या उससे पहले आ गए? सोनम के इंसिडेंट के बाद से आया हूँ। वो सुन के आए आप? नहीं, मैं वहाँ से निकल चुका था, पर यहाँ पे पता चला, रास्ते में पता चल गया था कि सोनम जी को उठा लिया है वहाँ पे। फिर और पक्का हो गया, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है सरकार ने, उन्हें बिना मर्जी के जबरदस्ती यहाँ से उठाकर ले गई है। इस तरीके से किसी भी तरीके से किसी ने नहीं किया। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगे ब्रिटिशर्स झुक गए, लेकिन इस सरकार के अन्याय के आगे कोई मतलब बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। जब जवाब देने का टाइम आता है तो वो विदेश भाग जाते हैं दौरे पर। ये इनका मतलब बिल्कुल सिस्टम फेल हो गया है। क्या नाम है आपका? MS पाठक, उत्तर प्रदेश भदोही। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सोनम वांगचुक क्या कोई आतंकवादी है या अपराधी है? युवाओं की आवाज़ उठाना क्या अपराध है? युवाओं की जो है आवाज़ को उठाना क्या अपराध है? अंग्रेजों के समय महात्मा गांधी भी आमरण अनशन किए थे, और अंग्रेज महात्मा गांधी के पास आकर के उनकी बात माने, लेकिन किसी ने उनको पुलिस फोर्स के साथ उठवाया नहीं। यहाँ क्या हो रहा है भाई? यहाँ क्या हो रहा है बताइए? किसी डेमोक्रेसी में है कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता? ये लोकतंत्र की हत्या है। सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद, एक साइंटिस्ट आदमी है, और उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया गया? ये घोर अन्याय, घोर अपराध है। ये भाजपा सरकार की तानाशाही है, ये तानाशाही हुकूमत है। ये बच्चे कोई नेता बनने नहीं आए हैं यहाँ। ये वो बच्चे हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने और इनकी टीम ने, इन्होंने एक जनरेशन बर्बाद करी है। एक जनरेशन
जिसमें से कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, और उनके बनाए हुए इंजीनियर और उनका हाल आप देख ही रहे हो, जगह जगह पुल गिर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। ये क्या है? सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है ये। आपने देखा इतना लंबा हाईवे बनाया है इन्होंने कहने के लिए, जब भी चुनाव आते हैं अफरा तफरी में ये उसका उद्घाटन कर देते हैं। बस खाली इनको चुनाव जीतना है और कुछ करना नहीं है। इनके उन्होंने मशीन ऐसी मैनिपुलेट कर रखी है, इनको इनकी वोट की जरूरत नहीं है, वरना तो ये सरकार अच्छे अच्छों ने झुकाई है। और ये तो हमारा यूथ है, और यूथ के आगे अभी तक कोई बंदा नहीं रुका है। इन्होंने ये वो शेरनी के दूध की बात, इन्होंने शेरनी के उस दूध की बात करी है जिसको हर कोई पीना चाहता है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और ये उसी दूध को ये कह रहे हैं हम अपने बच्चों को पिलाएंगे। अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाहर भेजते हैं। अपने बच्चों को पिलाएंगे, हम लोग के बच्चे के लिए भूखे मर जाओ, यहाँ ये वही बच्चे हैं। बच्चे जिंदा रहना चाहिए, हम लोग के बच्चे जिंदा नहीं रहना चाहिए। उन लोग के बच्चे जो भी जैसे रहे उन लोग के बच्चे जिंदा रहे, हम लोग के बच्चे जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो आप मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़े, उस झोले के अंदर पूरा देश भर के ले जा रहे हैं। वो झोले के अंदर पूरा देश भर के ले जा रहे हैं। अभी आप देखना 2024 में उत्तर प्रदेश में ये 64 सीट थे, 2024 में उत्तर प्रदेश में 64 थे, ठीक है। और 24 के चुनाव में क्या हो गया है, 32-34 पर आ गए। और अगर 2029 का जो चुनाव होगा ना, तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश से साफ हो जाएंगे। प्रभात